नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। यह है हमारा खास शो जहां पर हम आपके सवाल लेंगे। लेकिन बाजार की नज़र डालें तो याद रखें, दिन की ऊंचाई से गिरावट दिखी है आज के सत्र में। 24,450 के आसपास निफ्टी कारोबार करता हुआ करीब 140 अंकों की गिरावट आज के सत्र में दिखी है। लेकिन याद रखें, कल के सत्र में अच्छी खासी रिकवरी सेकेंड हाफ ऑफ द डे, इनफैक्ट लास्ट के 1 घंटे में अच्छी खासी रिकवरी बाजार पर दिखी थी। 25% टैरिफ का अनाउंसमेंट किया गया, लेकिन उसके बावजूद अच्छा खासा परफॉर्मेंस कल बाजार में दिखा था। इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो भारती एयरटेल 3% गिरकर निफ्टी के टॉप लूजर्स में शामिल आज के सत्र में। इसके अलावा अदानी एंटरप्राइजेस 2 से 2.5% नीचे। श्रीराम फाइनेंस, इंडसइंड बैंक, ग्रासिम, हिंडाल्को, एक्सिस बैंक सभी स्टॉक्स आज के सत्र में गिरावट के साथ कारोबार करते हुए। गेनिंग साइड की बात करें तो अच्छे नतीजों के दम पर टाइटन में आज अच्छी खासी तेजी दिखी है। 1.5% चढ़कर निफ्टी के टॉप गेनर्स में टाइटन ये स्टॉक शामिल है। इसके अलावा एनटीपीसी में भी आधे % से ज्यादा की तेजी। आईटीसी और एचडीएफसी लाइफ भी तेजी के साथ कारोबार करते हुए। इंडिविजुअल सेक्टर्स की बात करें तो फार्मा सेक्टर में आज के सत्र में कमजोरी दूसरे दिन लगातार दिखी है। निफ्टी फार्मा इंडेक्स 2% से ज्यादा की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ। इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो कई सारे फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स दबाव पर। बायोकॉन 7% टूट चुका है आज के सत्र में। निफ्टी फार्मा इंडेक्स के टॉप लूजर्स में शामिल। इसके अलावा डिवीज लेबोरेटरीज, इप्का लैब, अजंता फार्मा सभी स्टॉक्स में भारी गिरावट है। एक करके कई सारे स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे। आप अपने सवाल हम तक जरूर भेजें। सवाल डिस्कस करने की रीत हम आपके सामने रख लेते हैं। स्क्रीन पर दिए गए फोन नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। यूट्यूब के कॉमेंट सेक्शन में भी आप अपने सवाल भेज सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर आप हमें फॉलो करें। वहां पर आप अपने सवाल भेजें और हम आपके सवालों को इस शो में शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगले 1 घंटों तक हमारे कई सारे एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जुड़े होंगे जो बाजार पर राय और आपके सवालों के जवाब देंगे। लेकिन इस बीच हमारे साथ शरण लिलाने जुट चुके हैं। शरण, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले बाजार से ही शुरुआत करते हैं। कल आखिरी के 1 घंटे में अच्छी खासी रिकवरी दिखी थी। आज फिर से गिरावट के बाद कारोबार, क्या राय होगी इंडेक्स लेवल पर, निफ्टी और बैंक निफ्टी पर? गुड मॉर्निंग आशीषा, गुड मॉर्निंग टू द व्यूअर्स। कल के एक्सेप्शनल मूव के बाद आज काफी वीकनेस दिख रही है वापस। मुझे लग रहा है कल का मूव काफी स्ट्रांग था, उसको डाइजेस्ट करने के लिए 1-2 दिन लगेगा। मगर अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो कल का जो लो है वो इमीडिएट सपोर्ट बन गया है 24,350 के आसपास। रेजिस्टेंस की बात करें तो उसका ही हाई अभी एक छोटा सा रेजिस्टेंस हो गया 24,625 के आसपास। तो उसी दायरे में मुझे लग रहा है निफ्टी ट्रेड कर रहा है। अगर 24,350 को ब्रेक करेगा तो 200 डे ईएमए एक अच्छा खासा सपोर्ट है, लॉन्ग टर्म एवरेज भी है। तो वहां पे आके आपको निफ्टी रुकता हुआ दिखाई देगा, फॉलोड बाय अ कंसोलिडेशन। बैंक निफ्टी फिर भी डिसेंट कर रहा है, 55,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 55,000 के लेवल ब्रेक नहीं किए। आज भी थोड़ी ऊपरी स्तरों से नीचे सेलिंग दिखनी जा रही है, मगर मेरे हिसाब से 55,000 बैंक निफ्टी का 100 डे ईएमए भी है और एक अच्छा खासा सपोर्ट भी है। तो मुझे वो टूटता हुआ नहीं दिख रहा है। वहां पे आप थोड़े समय तक कंसोलिडेशन देख सकते हैं, फॉलोड बाय अ मूव ऑन आइदर साइड। ठीक है, तो ये नजरिया निफ्टी और बैंक निफ्टी पर, और कल के बाद किस तरह का मोमेंटम अगले कुछ दिनों में नजर आता है। और याद रखें 25 अगस्त को अगली बैठक होगी, तो वहां से इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर क्या कुछ कमेंट्री निकल कर आती है, उस पर भी सबकी नजर रहेगी। लेकिन आगे बढ़ते हैं। कई सारे दर्शकों ने अपने सवाल भेजे हैं और भेजते भी रहिए। लेकिन इस बीच अशोक कुमार अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुट चुके हैं। अशोक जी, गुड मॉर्निंग। बताएं कौन से स्टॉक पर राय लेना चाहेंगे आप? गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग सर। टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए तो आप हमें सुन पाएंगे, और अपना सवाल भी बताएं। हाँ मैडम, आई गॉट बीएल भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड 430 पे लिए है मैंने 400 शेयर। ठीक है। हाँ, कितने समय तक होल्ड करना चाहेंगे आप? मैडम 3 महीना या 6 महीना ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो 3 से 6 महीना। शरण, क्या राय होगी आपकी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बीईएल पर? 430 उनकी परचेज प्राइस है। स्टॉक 380-390 के आसपास कारोबार करता हुआ। तो इनके लिए आई थिंक आपने एकदम ऑल टाइम हाई पे स्टॉक खरीदा है। अभी निफ्टी डिफेंस थोड़ा सा वीक लग रहा है। एक इनवर्स एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है बीएल में।
जिसका ब्रेकडाउन लेवल है 375। मैं कहूंगा एक 375 का स्टॉप लॉस आप सिस्टम में डाल दीजिए। अगर 375 के नीचे कोई भी दिन अगर स्टॉक बंद होने को स्टार्ट करता है, आपको काफी फास्ट गिरावट दिख सकती है 8 से 10% के लिए, जो स्टॉक को करीबन 350 340 के लेवल्स पे ले आ सकते हैं। इसके लिए मैं बोलूंगा अभी के लिए आप होल्ड कीजिए, मगर 375 का स्टॉप लॉस सिस्टम पे डाल दीजिए। अगर 375 के नीचे होता है आप एग्जिट कर देना, आगे चल के इसको रिव्यू करें। तो होल्ड की रेटिंग आती हुई, लेकिन अगर 375 ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल होगा जहां पर आपको अपनी नजर रखनी चाहिए, तो ये राय भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर आती हुई। लेकिन इस बीच रोहित सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रोहित जी बोलिए, गुड मॉर्निंग, कौन से स्टॉक पर राय लेंगे? गुड मॉर्निंग मैडम। एक्चुअली भारती एयरटेल मैडम, आई एम होल्डिंग इन 1940 सी at nearby 37. 37 or 46 something, I forget. I need to check. And suddenly today I don't know what happened. It crashed down like anything. Some deal or something is there. What to do? ठीक है, तो भारतीय एयरटेल पर राय लेना चाहेंगे। 46 उनकी बाई, इनफैक्ट 1940 ये उनका बाई प्राइस है और 46 शेयर्स है उनके पास। शरण, क्या राय होगी आपकी भारतीय एयरटेल पर? स्टॉक करीब 2.5 से 3% की गिरावट के साथ आज कारोबार करता हुआ, और आई बिलीव आज एक ब्लॉक डील भी थी। तो पहले तो आपको डरने की बात नहीं है, कंपनी बहुत ही अच्छी है। आज प्रमोटर ने 9,000 करोड़ की ब्लॉक डील की है, अपना थोड़ा हिस्सेदारी बेची है। स्टॉक थोड़ा सा वीक है इस न्यूज को लेते हुए, मगर कंपनी फंडामेंटली बहुत अच्छी है। अगर मेरे हिसाब से अगर थोड़ा और नीचे आए, 1800 के आसपास आए, तो आपको और एवरेज करना चाहिए। आने वाला 4 से 5 साल कंपनी के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपका आउटलुक लॉन्ग टर्म का है, बने रहिए। 1800 के आसपास आए तो और एवरेज कीजिए, थोड़ा और इन्वेस्टमेंट कीजिए। आने वाले समय में आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे अगर आपका 3 to 5 ईयर होल्डिंग पीरियड है। 3 के 5 साल के नजरिए के लिए बने रहने की सलाह भारतीय एयरटेल पर निकल कर आई है। नजरिया काफी पॉजिटिव लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन इस बीच हमारे साथ मुरली प्रसाद फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग, कौन से स्टॉक पर राय लेंगे? मैडम, 2 मेरा स्टॉक है। एक बंधन बैंक है, हम 5 साल से फंसे हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि कुछ प्रॉफिट आएगा, लेकिन आ ही नहीं रहा है। हम उसमें क्या करें? बहुत नुकसान हुआ हमको। एक अदानी है, तो वो भी हम 1 साल से फंसे हुए हैं, उसमें 14,000 नुकसान हो रहा है। अब बंधन बैंक है हमारा, करीब मोर देन 40,000 का नुकसान हो रहा है। ठीक है, बंधन बैंक और अदानी ग्रीन। बंधन बैंक हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे, हमारे लिस्ट में नहीं है, एनालिस्ट कवरेज में नहीं है, लेकिन फिर भी अदानी ग्रीन इस स्टॉक पर हम आपको जरूर राय देंगे। शरण, क्या राय होगी? 923 के आसपास स्टॉक अभी कारोबार करता हुआ, और उन्होंने 1440 के लेवल्स पर खरीदारी कर रखी है। तो आशीषा जी, इनके लिए तो मेरा व्यू दोनों पे ही एग्जिट का रहेगा। बंधन भी आप एग्जिट कर लीजिए। अदानी ग्रीन बहुत ही वीक है, चार्ट्स पे सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। इससे अच्छा आप सर इसको बेच दीजिए, थोड़े थोड़े पैसे दूसरे सेक्टर में डाले। 25% PSU बैंक्स में डाले, 25% ऑटो में डाले, हीरो हो गया, TVS हो गया, M&M हो गया। 25% आप प्राइवेट बैंक्स में डाल दीजिए, HDFC, ICICI। ऐसे करके अपने पैसे शिफ्ट कर दीजिए। यहाँ पे जब निफ्टी की रिकवरी आएगी, इन सब स्टॉक्स में अच्छी खासी रिकवरी आएगी, आपके थोड़े बहुत लॉस रिकवर होंगे। अदानी ग्रीन जिस हिसाब से चल रहा है, मुझे लग रहा है आने वाले समय में आपको 850 और 800 के भी लेवल दिखा सकता है, और आपके नुकसान और बढ़ते हुए दिखेंगे। तो ये राय अदानी ग्रीन पर आती हुई करीब 1.5% की गिरावट आज के सत्र में दिखी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद आप अपने सवाल हम तक जरूर भेजें। उन सभी को शो में शामिल करने की कोशिश करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स। आपने अपने सवाल भेजे और उन्हीं सवालों को हम शो में शामिल करेंगे। इस बीच ओम मेहता अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम, गुड मॉर्निंग, बताएं कहां से जुड़ रहे हैं आप? मैं दिल्ली से हूँ। ठीक है, दिल्ली से। कौन से स्टॉक पर राय लेना चाहेंगे? मैडम, मेरे पास टाटा टेक के 100 शेयर्स हैं। 1060 के। ठीक है, तो बताइए क्या है उसका फ्यूचर आगे?
ठीक है, और कितने समय तक आप होल्ड कर पाएंगे? आपका नजरिया क्या होगा, टाइम होराइजन? 2 साल 5 साल कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के लिए भी आप होल्ड कर सकते हैं। शरण, क्या राय होगी टाटा टेक्नोलॉजी पर? 1060 के आसपास उनकी बाय प्राइस है और स्टॉक अभी 660 के आसपास कारोबार करता हुआ। आशीषा, आई थिंक ये स्टॉक वैल्यूएशन वाइज भी काफी एक्सपेंसिव है अगर कंपेयर करो इन दूसरे आईटी पैक प्लेयर्स से। और जब इनका आईपीओ आया था बहुत एक्साइटमेंट थी, स्टॉक 1200 के आसपास खुला था, ऑलमोस्ट 100% अप, और वहां से सिर्फ गिरता हुआ जा रहा है। और मुझे लग रहा है अभी एक कंसोलिडेशन फेज में आ गया है। 650 टू 730 के बीच में मुझे लग रहा है ट्रेड करेगा। और अगर आपको होल्ड करना है आप होल्ड कीजिए, आपका प्राइस आते आते कम से कम 3 से 5 साल करीबन लग जाएंगे। मगर एक बार अगर स्टॉप लॉस जरूर सिस्टम में डाल दीजिए। अगर कोई भी समय लो को ब्रेक करता है जो 600 के आसपास है, जो इसका पिछला स्विंग लो है, आपको एक एग्जिट की राय देगी। तब तक मुझे लग रहा है 650 से लेके 750 के रेंज में कंसोलिडेट करेगा। और एक बार आपको अपसाइड मूवमेंट या ट्रेंड रिवर्सल सिर्फ 800 के ऊपर ही देखा जाएगा। तब तक मैं होल्ड करूंगा। 600 के स्टॉप लॉस से आप बने रहिए। स्टॉक में कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कीजिए। 3 से 5 साल लगेगा इसको एक टर्न अराउंड या एक ट्रेंड चेंज करने के लिए। या टाटा टेक्नोलॉजी पर ये कुछ लेवल्स है जहां पर आपको अपनी नज़र रखनी चाहिए और आपका बाय प्राइस काफ़ी ऊपरी स्तरों पर है। लेकिन इस बीच कुछ ट्रेडिंग आइडियाज़ लेकर आते हैं हमारे अगले सेगमेंट में, ऑप्शंस के चैंपियंस। और इस घंटे का ऑप्शन का चैंपियन बताने के लिए हमारे साथ टेक्निकल एनालिस्ट राजेश भोसले जुड़ चुके हैं। राजेश जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बताएं, वायदा बाजार में स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया कौन सा होगा आज? जी नमस्कार, आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, मार्केट का जो माहौल है वो थोड़ा सा नेगेटिव है, बट अगर आप देखें कल जिन लेवल से मार्केट बाउंस हुआ था तो उन लेवल्स को मार्केट वापस रिटेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे कॉशियसली बुलिश है एंड जिन स्टॉक्स में एक स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है उस काउंटर पे हम फोकस करना चाहेंगे। बीपीसीएल अगर आप देखें तो आज ऐसे वीक मार्केट में भी 2% के आसपास पॉजिटिव है एंड कल का जो पूरा वीकनेस था तो उसको एनगल्फ कर रहे हैं। ऑन द वीकली चार्ट अगर हम देखें तो एक बुलिश हैमर बन रहा है, तो यहाँ से एक वापस से एक पॉजिटिव मोमेंटम बीपीसीएल में एक्सपेक्ट करें। तो बीपीसीएल का 320 का कॉल यहाँ पे बाय करना है। ये अराउंड 7.5 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसको 4.75 पैसे के स्टॉप लॉस से बाय करना है फॉर द टारगेट्स ऑफ 13 रुपीज। इसका जो लॉट साइज है वो है 1975 का। तो जो मैक्सिमम रिस्क एज पर स्टॉप लॉस होगा वो होगा 5500 का एंड जो टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो है 10,500 के। ठीक है, तो बीपीसीएल 320 के कॉल खरीदने की सलाह यहाँ पर निकल कर आई है, जहाँ पर अधिकतम मुनाफा 10,500 तक का हो सकता है और अधिकतम नुकसान 5,500 तक का। तो बीपीसीएल के 320 के कॉल खरीदने की सलाह। राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकाल कर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और वायदा बाजार से ये आइडिया हमें बताने के लिए। इसी के साथ सेबी का रिस्क डिस्क्लोजर भी हम आपके सामने रखेंगे। 90% लोगों को फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में नुकसान होता है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करके फिर ही फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करें। और इस बीच कई सारे सवाल हम तक YouTube के कमेंट सेक्शन में भी आए हैं, उस पर भी एक बार नज़र डाल लेते हैं। याद रखें, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक आज के सत्र में फोकस में है और एक दर्शक ने सवाल पूछा है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पर। याद रखें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अब मंजूरी दे दी है यूनिवर्सल बैंक में कन्वर्ट होने की। अभी वो स्मॉल फाइनेंस बैंक है और यूनिवर्सल बैंक होता हुआ अगले कुछ सालों में नजर आ सकता है। इसके लिए अप्रूवल मिल चुकी है। 1.5% की तेजी के साथ कारोबार। क्या राय होगी शरण आपकी एयूएसएफपी पर? तो आशीषा, आज तो थोड़ा सा नेगेटिव कैंडल बन रहा है क्योंकि स्टॉक को न्यूज को लेके बहुत बड़ा गैप अप ओपनिंग किया था। 800 पे खोला था, वहां से करीबन 50 पॉइंट गिर चुका है। मगर किसे अभी भी पोजीशन बनाना है फंडामेंटली मुझे लग रहा है अच्छा है। बैंकिंग हो गया, पीएसयू बैंक्स हो गया, प्राइवेट बैंक्स हो गया, आने वाले से 2 से 3 क्वार्टर के लिए अच्छा करेंगे। तो किसे पोजीशन बनाना है, एक बार 715 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन बना सकते हैं।
मेरी बाय की रेटिंग कल भी थी, आज भी है और आगे भी बने रहेगी। मुझे बैंक वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। इसका पिछला हाई ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई 840 का है, तो आप करीबन 715 के स्टॉप लॉस से एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये पिछला स्विंग हाई रीटेस्ट कर सकता है 840 के आसपास। और उस समय अगर मार्केट सिनारियो पॉजिटिव है, अगर वहां से आपको एक ब्रेकआउट देखने मिले तो 900 950 के भी लेवल दिख सकते हैं। मगर डेफिनेटली मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, बिना स्टॉप लॉस के ना ट्रेड कीजिए। 715 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस सिस्टम में होना ही चाहिए। ठीक है, तो मार्केट में वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है और स्टॉप लॉस के बिना ना ट्रेड करें, ये राय आती हुई विजय कुमार अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विजय जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। बताएं कौन से स्टॉक पर आपकी पोजीशन है? जी, टाटा मोटर्स के 100 क्वांटिटी है मेरे पास 743 के प्राइस में। ओके। तो अभी इसमें लॉन्ग टर्म के लिए मैंने चूज किया है, तो कैसा रहेगा इसमें? अभी 10,000 का लॉस हो चुका है इसमें। ठीक है, स्टॉक हाल फिलहाल में थोड़ा गिर चुका है, लेकिन टाटा मोटर्स पर अगर आपको लॉन्ग टर्म नजरिया चाहिए, शरण क्या राय होगी? लॉन्ग टर्म के लिहाज से तो काफी अच्छी कंपनी है, फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं, लेकिन आपका क्या नजरिया होगा? आशीषा, कंपनी तो अच्छी है, फंडामेंटल अच्छी है, मगर कमेंट्री वीक थी, रिजल्ट्स वीक आते हैं कंपनी के। टेक्निकल चार्ट्स पे बहुत वीक है, सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। और वही समय आप देखो तो टीवीएस मोटर न्यू ऑल टाइम हाई ट्रेड कर रहा है। हीरो मोटर ने करीबन 15 से 20% की रैली दे दी है पिछले दिनों में। तो मेरी इनसे राय रहेगी, एग्जिट कीजिए टाटा मोटर्स, एक बार लॉस ले लीजिए। 50% ऑफ द मनी हीरो मोटर में डालिए, 50% ऑफ द मनी टीवीएस मोटर में डाले। आगे वाला समय सीजन अच्छा है, टू व्हीलर बाइक के सेल भी बढ़ेंगे। आपका थोड़ा मैं नहीं बोलूंगा पूरा लॉस, मगर थोड़ा खासा लॉस रिकवर हो जाएगा इन दो स्टॉक्स में। ये दो स्टॉक्स टेक्निकली भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, फंडामेंटली भी बहुत ही अच्छे न्यूज डाले हैं। तो यहाँ से लिख लिए 50% टीवीएस मोटर और 50% हीरो मोटर में निवेश कर। ठीक है, तो ये नजरिया टाटा मोटर्स पर, टेक्निकल नजरिया पॉजिटिव नहीं है, हालांकि लॉन्ग टर्म के लिहाज से देखें तो फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग है। इस बीच सुकेतु अब हमारे साथ फोन लाइन पर है। सुकेतु, बताएं कौन से स्टॉक पर राय लेंगे? गुड मॉर्निंग, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ मैडम। ठीक है, बताएं कौन से स्टॉक पर राय लेना चाहेंगे? मैडम, एलजी इक्विपमेंट के लिए पूछना था। तो मैंने 100 शेयर्स लिए 375 और 350 के रेंज में। ठीक है, तो 1-1.5 महीने तक मैं रख सकता हूँ, तो क्या करूँ? अभी डाउन है तो। ठीक है, तो एलजी इक्विपमेंट, शरण क्या राय होगी आपकी स्टॉक पोजीशन पर? हाँ शरण, आपसे राय लेना चाहेंगे। 3,735 उनकी परचेज प्राइस है। तो अच्छा, इनकी परचेज प्राइस तो बहुत ही डिसेंट है, काफी अच्छे प्रॉफिट में है। नीचे स्तरों से काफी स्टॉक ने एक अच्छा रैली दिया है, मगर टेक्निकली अभी थोड़ा वीक लग रहा है। मैं एक बार उनसे कहूंगा कम से कम 50% प्रॉफिट बुक कर दीजिए और नेक्स्ट 50% के लिए 500 का सिस्टम में स्टॉप लॉस डाल दीजिए। अगर 500 के नीचे अगर एग्जिट होता है तो वो बाकी का भी 50% एग्जिट कीजिए। ये मार्केट में प्रॉफिट लेना भी बहुत जरूरी है, खाली आप खरीदते हुए नहीं जा सकते। इसके लिए 50% एग्जिट और नेक्स्ट 50% के लिए 500 का स्टॉप लॉस से बने रहिए। ठीक है, तो 500 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर बने रहने की सलाह आती हुई 521 के आसपास स्टॉक अभी कारोबार करता हुआ, ये राय एलजी इक्विपमेंट पर। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन आप अपने सवाल हम तक जरूर भेजें, हम उन्हें सेकंड हाफ ऑफ द शो में शामिल करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं योर स्टॉक का सेकंड एडिशन और अब मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल, जहां पर एक बार फिर से फोकस होने वाला है आपके सवालों पर। बाजार में भले ही गिरावट हो, भले ही टेंशन हो, भले ही असमंजस हो, आपको किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है जब तक हम आपके साथ हैं, हमारे एक्सपर्ट्स आपके साथ हैं। और इसीलिए योर स्टॉक में हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आपके जितने भी स्टॉक स्पेसिफिक परेशानियां हैं उनका समाधान हमारे एक्सपर्ट्स के साथ है। आपकी मुनाफे की गाड़ी आगे चल
चलती रहे, ये सुनिश्चित करते हैं हम इस शो में। लिहाजा अगर आप चाहें तो अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। इस शो की खास बात यही है कि हम लाइव दर्शकों के साथ जुड़ते हैं और जहां आप संपर्क कर सकते हैं वो नंबर आपके स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहे हैं। SMS करें इन नंबर्स पर, और अगर आप चाहें तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सरलता से अपना सवाल देंगे तो हमारे एक्सपर्ट्स के लिए आसान होगा आपको सही सलाह देना। और स्टॉक स्पेसिफिक सवाल पूछ रहे हो, स्टॉक का नाम डालिएगा, किस भाव पर खरीदा और कब तक आप इसमें रुकना चाहते हैं, क्योंकि इसी बिना पर आपको सलाह भी दी जाएगी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, किस तरह का ट्रेड लेना है आपके लिए, कहाँ जोखिम ज्यादा है और कहाँ मुनाफा ज्यादा है, इसकी रणनीति हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे। और आज आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ शरण लीलानी हमारे खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। शरण, आपका स्वागत है इस पेशकश में। एक झटपट बाजार का चेक लेते हैं और उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। अच्छा, राखी और रक्षाबंधन पर स्पेशल लगातार हम कर रहे हैं शरण, तो ऐसे में आपने अपनी बहन के लिए कौन कौन से गिफ्ट सोच के रखे हैं जरा बताना होगा जब मैं आऊं आपके पास सवाल लेकर, ठीक है। बहरहाल बाजार की चाल जहां पर हम देख रहे हैं 24,420 निफ्टी पर बना हुआ है। मार्केट ब्रेथ एक बार फिर से आप देखें तो काफी कमजोर और 1569 डिक्लाइंस, 1060 एडवांसेस दिखाई दे रहे हैं। 500 अंकों से ज्यादा की कमजोरी सेंसेक्स में दिखाई दे रही है। 80,041 का लेवल अब वहां से भी नीचे जाता हुआ लगभग 1% की गिरावट। 350 अंकों की गिरावट बैंक निफ्टी में दिखाई दे रही है। 55,171 के लेवल्स हमें दिखाई दे रहे हैं। और फिलहाल 11.99 इनफैक्ट 12 के पास इंडिया विक्स भी हमें दिखाई दे रहा है। तो क्लियरली ट्रम्प टैरिफ और उसको लेकर जो अनिश्चितताएं हैं उसका डर बाजार पर हावी होता हुआ अब सब कुछ हमने कल देखा था आखिरी घंटे में एक रिकवरी जहां पर पुतिन भारत में आए और पुतिन मिले ट्रंप से, उस बात को लेकर एक उम्मीद तो जगी थी, लेकिन लगता है वो उम्मीद बहुत ज्यादा रंग नहीं लाती हुई दिखाई दे रही है। बहरहाल हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, देखना होगा कि किस नोट पर एंड होता है। और इसी के साथ साथ आपके स्क्रीन पर फिलहाल जो टॉप लूजर्स हैं उनकी सूची भी फ्लैश कर देते हैं। अदानी एंटरप्राइजेस लगभग 3% नीचे, भारतीय एयरटेल 2.5%, श्रीराम फाइनेंस, इंडसइंड, जियो फाइनेंस, ग्रासिम सब में हम देख रहे हैं लगभग 1.5 से 2.25% की गिरावट दिखाई दे रही है। टॉप लूजर्स की सूची में इनका नाम आ रहा है निफ्टी के लिहाज से। गेनर्स टाइटन, एनटीपीसी, टेक महिंद्रा, HDFC लाइफ सभी में 1/4 से लेकर लगभग 1.5% की तेजी, खरीदारी का एक आलम इन काउंटर्स में दिखाई दे रहा है। शरण, आपके पास आऊंगी। सबसे पहले तो रक्षाबंधन की बात कर लेते हैं, क्योंकि बाजार की गिरावट तो चिंता दे ही रही है, लेकिन थोड़ा सा मूड माहौल को हल्का करते हैं। ये चिंताएं तो बनी रहेंगी, लेकिन उससे पहले क्या तैयारी रक्षाबंधन की, क्या प्लान है आपका, क्या सरप्राइज प्लान है आपका? गुड मॉर्निंग कविता जी। मेरी बहन इंडिया में नहीं रहती है, अब्रॉड रहती है। तो सालों से रक्षाबंधन पे तो हमारी मुलाकात हुई नहीं है। बाकी गिफ्ट की बात है तो उसे जो चाहिए वैसे भी हम दे देते हैं। उसकी विशेष इतने बड़े भी नहीं है, बहुत सिंपल एंड सोबर है, मगर मजा आता है जब मिलते हैं। एवरी ईयर दिसंबर में मुलाकात होती है, वंस अ ईयर, और हम कहाँ वेकेशन पे चले जाते हैं तो उनको कुछ गिफ्ट लेके दे देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब जितने भी दर्शक हैं आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, स्टॉक टिप्स तो आप लगातार देते ही रहते हैं। शुभ खरीद, इतने शुभ अवसर पर किसी को अगर फाइनेंशियल गिफ्ट देना हो अपनी बहना को, तो क्या कोई रिकमेंडेशन है? तो कविता जी, मैं कब से बोल ही रहा हूँ, 2 व्हीलर ऑटो स्पेस में थोड़ा निवेश करने को स्टार्ट कीजिए। TVS, हीरो और M&M 4 व्हीलर में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आगे वाला फेस्टिव सीजन आएगा, आगे वाले 2 से 3 क्वार्टर बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ पे आप थोड़ा निवेश कीजिए, अपने बहनों को गिफ्ट भी कीजिए। अगर 5 से 10 साल का व्यू है तो बहुत ही अच्छे रिटर्न मिलेंगे। ये तीनों कंपनी में बहुत अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, तो ये नजरिया ऑटो सेक्टर पर, 2 व्हीलर सेगमेंट पर नजरिया काफी पॉजिटिव आता हुआ शरण से। लेकिन इस बीच नतीजों का सीजन है तो कई सारे मैनेजमेंट्स भी हमारे साथ जुड़ते हैं, और GIC RE इस कंपनी के पहली तिमाही के नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के CMD रामस्वामी नारायण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामस्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और नतीजों की बात करें तो सबसे पहले ग्रॉस प्रीमियम रिटर्न ये तो फ्लैट था सालाना आधार पर, लेकिन नेट प्रीमियम अर्न्ड में करीब 10% की तेजी दिखी सालाना आधार पर। क्या आप हमें बता पाएंगे कौन से फैक्टर्स थे जिसके चलते ये तेजी रही? अगले कुछ क्वार्टर्स के लिए ग्रोथ ट्रैजेक्टरी किस तरह की नजर आएगी अगले कुछ क्वार्टर्स और पूरे साल FY 26 के लिए? जी, तो ग्रॉस प्रॉफिट तो फ्लैट है इस क्वार्टर में कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर, लेकिन एक्चुअली ये दोनों क्वार्टर्स उतने कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर के जो क्वार्टर फर्स्ट क्वार्टर थी उसमें
लॉन्ग टर्म पॉलिसीज की अकाउंटिंग अलग थी। जिस क्वार्टर में प्रीमियम बुक होता था उसी क्वार्टर में उसे लिया जाता था। लेकिन अक्टूबर में IRDA ने अकाउंटिंग में चेंज कर दी कि लॉन्ग टर्म पॉलिसीज जो है उसे 1/n मेथड में ट्रीट किया जाएगा, कि जो प्रीमियम आती है उसको अक्रॉस द ईयर्स, जितने साल के लिए वो पॉलिसी लिया गया है उतने साल में उसे अपोर्शन किया जाएगा। तो वो हिसाब से ऑब्वियसली इस क्वार्टर में जो प्रीमियम बुक हुए हैं लॉन्ग टर्म पॉलिसीज के, वो अगले सालों में भी दिखाई देगी, तो इसलिए इस क्वार्टर में थोड़ी कम है, तो वो हिसाब से वो फ्लैट दिख रही है। लेकिन वैसे तो हमने ग्रोथ किया हुआ है और हमारा यही उम्मीद रहेगा कि इस साल में भी जैसे लास्ट ईयर हमने 10.7% से ग्रो किया था, तो इस साल भी हम कुछ 9 से 10% की ग्रोथ जरूर दिखाएंगे। मार्जिन्स भी काफी अच्छी हैं, लॉस रेशियो स्टेडी है और कंबाइंड रेशियो हमारे कम हुए हैं, तो उस हिसाब से ग्रोथ रहेगी और ये जो ग्रोथ है वो प्रॉफिटेबल रहेगी, मार्जिन्स बेटर हो जाएगी। एक टारगेट कंबाइंड रेशियो अगर हम देखें पिछले तिमाही में तो लगभग 106% के आसपास का आंका गया था, आप उसके काफ़ी बेहद करीब आ गए हैं। अब इसके पीछे कौन कौन से फैक्टर्स जो कि इस बेहतरी और इम्प्रूवमेंट के पीछे जिम्मेदार हैं, अगर आप उसको गिना पाएँ, और साथ ही क्या आप इसी तरह के रेशियो गाइडेंस को बरकरार रखते हैं या किसी भी तरह का बदलाव आउटलुक में आप देख रहे हैं? तो लास्ट ईयर हमने कंबाइंड रेशियो हमारा 108.8 था, तो हमने कहा था कि अराउंड 2% हम कम करेंगे और मोर और लेस उतना हम जरूर करेंगे। इस बार शायद 107 के आसपास आ जाएंगे और वो हमने ऑलरेडी ये क्वार्टर में अचीव कर लिया है। हमारा अंडरराइटिंग काफी अच्छा रहा है, जो हमारे फॉरेन बुक है वो काफी प्रॉफिटेबल हो रहे हैं, जो पहले लॉस मेकिंग थे अब प्रॉफिटेबल हो रहे हैं। डोमेस्टिक बिजनेस काफी अच्छी लग रही है और लॉसेस होते हुए भी हमारे लॉस रेशियोज मेंटेन हो रहे हैं। टोटली अंडरराइटिंग जो लॉस है वो कुछ 30% से इस क्वार्टर में कम हुए हैं। तो ओवरऑल मार्जिन्स अच्छे लग रहे हैं, परफॉर्मेंस अच्छे लग रहे हैं, जो बिजनेस हम लिख रहे हैं वो काफी अच्छे हैं। तो आगे चल के ग्रोथ भी होगी और प्रॉफिटेबिलिटी भी इम्प्रूव होगी, ये हमारा मानना है। ठीक है, तो ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होती हुई नजर आएगी, ये आपका नजरिया फाइनेंशियल्स पर। लेकिन इसके अलावा एयर इंडिया अहमदाबाद एक्सीडेंट जो 12 जून को हुआ था, उसका किस तरह का इम्पैक्ट बुक्स पर दिखा है? कुछ प्रोविजंस जो आपने किए हैं, और अगर आप हमें बता पाए उसका एस्टिमेटेड लायबिलिटी प्रोविजन किस तरह का नजर आएगा? जी, एयर इंडिया का जो मार्केट में फिगर्स है थोड़ी सी डाइवर्स हैं। कुछ लोग समझते हैं कि वो शायद 200 से 250 मिलियन के बीच में होने चाहिए। हमें ये लगता है कि इसकी लॉसेस अराउंड 400 से 450 मिलियन होने की संभावना है। और मैं सिर्फ ये एयर इंडिया की फ्लीट पॉलिसी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो कि ये इंटरनेशनल फ्लाइट थी तो इसमें ट्रैवल पॉलिसीज इन्वॉल्व है, इशू हुए हैं, तो उसमें लॉसेस आएंगी। पर्सनल एक्सीडेंट कवर्स में लॉसेस आएंगी और लोगों ने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज लिए होंगे, उसमें लॉसेस आएंगी। मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी अफेक्ट होंगी तो उसमें से भी लॉसेस आएंगी। प्लस जो एयर इंडिया की जो फ्लीट कवर है जिसमें हल कवर्ड है तो उसके कुछ 125 मिलियन है, प्लस लायबिलिटी कवर है जो पैसेंजर्स को पे करना होता है। प्लस इस केस में अनफॉर्चुनेटली जो प्लेन क्रैश हुई तो वो जो बिल्डिंग में क्रैश हुई वहां पे डॉक्टर्स थे, तो वहां पे भी थर्ड पार्टी लायबिलिटी सब्सटेंशियली होगा। तो ये सब मिला के हमको तो लगता है कि अराउंड 400 से 450 मिलियन की लॉसेस होने की संभावना है और उसके बेसिस में हमने हमारे बुक्स में प्रोवाइड किया है। GIC का 5% शेयर है ये फ्लीट में और वो हिसाब से हमने इंडिया का जो लॉस है उसके लिए प्रोवाइड किया है। थोड़ा सा प्रोडक्ट मिक्स और इसमें जो शिफ्ट दर्ज हुआ है उस पर बातचीत करना चाहते हैं। फायर सेगमेंट की बात करें, यहाँ पर कमजोरी लगभग 4% की, हेल्थ में लगभग 3% की, एग्री सेगमेंट में यहाँ पर हमने थोड़ी सी बढ़त लगभग 9% के आसपास दर्ज होती हुई देखी है। लेकिन अब सवाल आपसे ये है कि ये जो प्रोडक्ट मिक्स है, क्या इसमें किसी भी तरह का सुधार और बदलाव, और इसी के साथ साथ मार्जिन कॉन्ट्रीब्यूशन इन ईच सेगमेंट्स में, हर एक सेगमेंट में से आप कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं? मुझे ये लगता है कि आगे चल के साल के अंत तक फायर प्रीमियम ग्रो हो जाएगी, क्योंकि इस साल हमने काफी मेजर्स डाले हैं फायर के प्रीमियम को बढ़ाने के लिए इंश्योरेंस लेवल पे, इंश्योरेंस मार्केट में, तो वो हिसाब से फायर की प्रीमियम बढ़ने की ये है।
दूसरी बात जो एग्रीकल्चर आप कह रहे हैं, हमने एक दो स्टेट जो हम पहले नहीं लिखते थे वो इस साल लिखे हैं, तो वो हिसाब से थोड़ी सी बढ़त हुई है फर्स्ट क्वार्टर में। लेकिन मेरे ख्याल से आगे चलते ईयर के एंड होने तक एग्रीकल्चर मोर और लेस सेम लेवल पे रहेगी जो लास्ट ईयर की थी। इस बार तो एग्रीकल्चर काफी अच्छी कर रही है, रेनफॉल अच्छी है, तो हम उम्मीद करते हैं कि वो प्रॉफिटेबल होगा और 100 से नीचे उसका कंबाइंड होगा। तीसरा जो हेल्थ इंश्योरेंस है, हाँ उसमें कपल ऑफ ट्रीटीज हमने रिन्यू किए नहीं है। लास्ट ईयर हमारा काफी ग्रोथ रहा हेल्थ में, हम कुछ 60-65% ग्रोथ किए थे लास्ट ईयर में, और रिटेल हेल्थ हम लिख रहे थे। लेकिन हेल्थ में काफी प्रेशर्स हैं, जो इन्फ्लेशन है, मेडिकल इन्फ्लेशन है, वो ऊपर जा रही है, क्लेम्स थोड़ी सी ज्यादा हो रही है। तो हमने बहुत सीरियसली हमारे जो ट्रीटीज है उसको कैलकुलेट किया, एनालाइज किया, और जो ट्रीटीज में हमको लगा कि लॉसेस आने की संभावना है उस ट्रीटीज को हमने रिन्यू नहीं किया है। तो वो हिसाब से हेल्थ शायद एक 3-4% की डीग्रोथ की। लेकिन बाकी जो क्लासेस हैं, नए क्लासेस जो हैं, श्योरिटी बॉन्ड्स हैं, साइबर इंश्योरेंस है, ट्रेड क्रेडिट है, इसमें हम लिख रहे हैं और उसमें जो प्रीमियम आएंगी वो हेल्थ की डीग्रोथ को मैनेज कर लेगी। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि ओवरऑल जो हमारा परफॉर्मेंस है, हम 10% 9 से 10% ग्रो करेंगे, और जो मार्जिन है वो डेफिनेटली इंप्रूव होगी। कंबाइंड रेशियोज मेरे हिसाब से 2% की इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो 2% की इम्प्रूवमेंट ग्रोथ में नज़र आ सकती है, और आपने अपना नज़रिया प्रोडक्ट मिक्स को लेकर भी बताया। लेकिन अगर आप हमें बता पाए कि अगर 4% बिजनेस जीआईसी में ट्रांसफ़र होता है, कई सारी कंपनियों ने ये रिक्वेस्ट की है, और अगर ये होता है तो किस तरह का इम्पैक्ट कंपनी के फाइनेंशियल्स पर नज़र आएगा? इसमें दो सवालें आती हैं। एक तो अगर कि ये मैंडेटरी सेशंस जाने चाहिए या रहने चाहिए। मैं मार्केट में सभी लोगों से बात करता हूँ, सभी इंश्योरेंस कंपनी से बात करता हूँ। कुछ लोगों को लगता है कि ये सेशंस निकलने चाहिए, और रीजन ये है कि उनको लगता है कि इसमें जो कमीशन उनको मिल रहा है इस सेशंस में वो कम है। और ये इसलिए है कि ये जो मैंडेटरी सेशंस हैं, ऑब्लिगेटरी सेशंस हैं, इसमें जो कमीशन है वो आईआरडीए मैंडेट करती है, वो डिक्टेट करती है कि हमने जो ऑब्लिगेटरी सेशन है उसमें कितने कमीशन किसको देनी है। हमें लगता है कि ये ऐसे नहीं होना चाहिए। इट शुड बी बेस्ड ऑन जो कंपनी प्रॉफिट देती है, जो कंपनी प्रॉफिटेबल ट्रीटीज, अच्छी ट्रीटीज देती है, उनको कमीशन ज्यादा मिलने चाहिए। और अगर मेरा मानना यह है कि अगर हम वो कर सकते हैं कि कंपनीज के परफॉर्मेंस के बेसिस में उनको अगर कमीशंस दें ऑब्लिगेटरी सेशंस के लिए, तो फिर मेरे ख्याल से किसी को ये कंप्लेंट नहीं होगी। और मैं ये कंटिन्यूसली लोगों के साथ मॉनिटर करता हूँ, बातें करता हूँ, और ये मार्केट में यही फीलिंग है कि ऑब्लिगेटरी सेशंस जो है वो कंटिन्यू होनी चाहिए, क्योंकि एक ऑटोमेटिक कैपेसिटी है, नई कंपनियां आ रही हैं, नई क्लासेस ऑफ बिजनेस हम लिख रहे हैं, तो उसके लिए एक ऑटोमेटिक कैपेसिटी होना बहुत जरूरी है, और ऑब्लिगेटरी वो कर सकती है। तो हम आईआरडी के साथ इसी बात पे डिस्कशन हमारी चालू है कि जो मैंडेटरी सेशन है वो कंटिन्यू होनी चाहिए, और आगे चल के उसकी जो कमीशंस है वो जीआईसी तय करनी चाहिए, ना कि आईआरडी। ठीक है, तो ये नज़रिया कंपनी पर आता हुआ। रामास्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर आज हमारे साथ डीटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए, और कंपनी और इंडस्ट्री का आउटलुक हमें बताने के लिए शुक्रिया समय निकालकर जुड़ने के लिए। लेकिन जीआईसीआरई स्टॉक पर एक नज़रिया भी ले लेते हैं, फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स पर। आज करीब 4% की तेज़ी के साथ 390 के पार कारोबार करता हुआ। शरण, क्या राय होगी आपकी जीआईसीआरई स्टॉक फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स दोनों पर? तो इन पे तो मैं टेक्निकल व्यू दे पाऊंगा शीशा। आई थिंक डिसेंट लग रहा है, स्टॉक नीचे के स्तरों से ऊपर आ रहा है। अभी आज अपने 100-डे ईएमए को रीटेस्ट किया है, और अगर इस हिसाब से ही चलता रहेगा और एक बार अगर क्लोजिंग आपको 400 के ऊपर मिलेगी, एक ब्रेकआउट देखा जाएगा जो स्टॉक को 430-440 के लेवल्स पे ले जा सकता है। तो चार्ट पे तो अच्छी खासी कंसोलिडेशन दिख रही है। इंश्योरेंस कंपनियों का रिजल्ट भी ठीक ठाक ही आ रहा है, तो मुझे लग रहा है किसी अगर पोजीशन बनाना है तो जरूर बना सकते हैं 380 के स्टॉप लॉस के साथ 440 के टारगेट के लिए।
चलिए, तो यहाँ पर नतीजों पर बातचीत करने के बाद शरण की राय GIC री में, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करते हैं। आखिर क्यों एक्शन में है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और इसके पीछे क्या क्या ट्रिगर्स हैं और कब तक ये एक्शन हमें देखने को मिलेगा? हमारे साथ सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम जुड़ गए हैं पूरा मामला समझाने के लिए। तो अभिषेक, फिलहाल 1.5% तक की तेजी, लेकिन बताइए क्या है अहम ट्रिगर्स इसके पीछे? देखिए, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक एज ए स्मॉल फाइनेंस बैंक काम करते हुए करीब 8 साल का समय हो गया है और पिछले साल AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने 3 सितंबर को RBI के पास आवेदन दिया था यूनिवर्सल बैंकिंग के लिए। अब यूनिवर्सल बैंकिंग के लिए इसको अप्रूवल मिल गई है RBI से, इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिली है, यानी कि अब इसके बाद स्पीड अप होगी प्रोसेस। अब कब तक ये काम शुरू कर पाएंगे उसमें थोड़ा समय लगता है, लेकिन ये निश्चित तौर पर एक पॉजिटिव चीज़ है क्योंकि देश में अभी तक जितने भी स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं, 11 बैंक हैं, उसमें सबसे बड़ा बैंक है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब उसको ये मंजूरी मिल गई है। आपको बता दें कि RBI की ऑन टैप लाइसेंसिंग गाइडलाइंस के तहत इन्होंने अर्जी दी थी और फाइनली इनको अप्रूवल मिल गई है। तो इस मंजूरी के मायने क्या है? जो बैंक ने बताया है, बैंक ने कहा है कि इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि बिजनेस मॉडल पर RBI को भरोसा है, साथ ही बैंक का जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो भी मजबूत है और देश में फाइनेंशियल इंक्लूजन में काफ़ी अहम भूमिका निभा रहा है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और इसके चलते इसकी अर्जी को कंसीडर किया गया और फाइनली अप्रूवल मिल गई। अगर हम इसके फाइनेंशियल्स की बात करें, अगर इसके कुछ की मैट्रिक्स की बात करें तो काफ़ी सॉलिड स्थिति दिख रही है, क्योंकि अगर हम शेयर होल्डर फंड की बात करें 17,800 करोड़ रुपए, डिपॉजिट बेस की बात करें 1,27,696 करोड़ रुपए का डिपॉजिट बेस है, लोन पोर्टफोलियो करीब 1,17,600 करोड़ रुपए का है और बैलेंस शीट साइज की बात करें 1,60,000 करोड़ रुपए की इसकी बैलेंस शीट साइज है। अगर इसके विस्तार की बात करें, इसके अगर हम ब्रांचेस की बात करें, इसके अगर हम पहुंच की बात करें तो आप देखिए 2,505 बैंकिंग टच पॉइंट्स, यानी कि इतनी जगहों पर ये बैंक फिलहाल कारोबार कर रहा है। 21 राज्यों में और 4 यूनियन टेरिटरीज में इसका कारोबार फैला हुआ है। करीब करीब 1,15,00,000 इसके कस्टमर हैं और बैंक में कर्मचारियों की संख्या की अगर बात करें करीब 53,000 कर्मचारी इसके साथ काम कर रहे हैं। अगर हम शेयर के चाल की बात करें तो महीने भर में आपको थोड़ा नेगेटिव दिखेगा क्योंकि माहौल भी खराब रहा है, तमाम शेयर नीचे आए हैं, लेकिन अगर आप 6 की बात करें 32% के नेट रिटर्न, इस साल अब तक करीब 35%, साल भर में 22%, और अगर मैं 5 साल पहले से अगर आप इसको देखेंगे तो परफॉर्मेंस अच्छी है, पैसे डबल करके दिए हैं AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। और आज का जो ट्रिगर है निश्चित तौर पर यह मजबूत है और क्लैरिटी आएगी कि ऑपरेशंस को लेकर जो बाकी भी क्लियरेंसेज होंगे वो भी लेने होंगे। फिलहाल ये इन प्रिंसिपल नॉड है, आगे अब धीरे धीरे प्रक्रिया शुरू हो जाएगी इसके कारोबार को लेकर। अभिषेक, चलिए, तमाम डिटेल्स यहाँ पर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें भी AU स्मॉल फाइनेंस बैंक पर शरण की राय लेनी है, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पर AU स्मॉल फाइनेंस बैंक पर चर्चा करेंगे और साथ ही दर्शकों से बातचीत भी करेंगे लाइव। और राइट, हम ब्रेक पे गए, उससे पहले AU स्मॉल फाइनेंस बैंक पर बातचीत हो रही थी। क्या कहेंगे शरण, कोई रणनीति आपकी? तो कविता जी, मैंने पहले भी जस्ट शो में बताया था AU बैंक डिसेंट लग रहा है। 715 के स्टॉप लॉस से आपको लॉन्ग करना है, आप कीजिए। टारगेट आपका प्रीवियस स्विंग हाई 840 के लिए डिसेंट है, बहुत अच्छी खबर है बैंक के लिए। फंडामेंटली थोड़ा लास्ट क्वार्टर वीक था और मुझे लग रहा है आने से 3 से 4 क्वार्टर में वो भी बदल जाएगा। तो किसे लॉन्ग करना है डेफिनेटली लॉन्ग कीजिए, बस स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कीजिए 715 के। चलिए, तो ये राय है आपकी AU स्मॉल फाइनेंस बैंक पर, और इसी के साथ योर स्टॉक के इस एडिशन को हम यही समाप्त करते हैं। चलन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने शिरकत की, दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। मुझे भी इजाजत दें, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार बात होगी कमोडिटी बाजार की, मुनाफे की मंडी में। नमस्कार।